किसान वो कौम है जो अपने एक एक इंच जमीन के लिए 20 साल केस लड़ता है, समझिए। और उसकी जमीन लेने की कोई भी साजिश अगर कोई करेगा तो इस देश में आप मान के चलिए सत्ता तो दूर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। गांव के बहुत सारे किसानों को पता भी नहीं है अभी भी। कई कई जगह की वास्तव में सरकार ने 3 बिल लाया है, और यहाँ तक मीडिया भी 3 बिल की बात करता है कृषि सुधारों की। वास्तव में 5 बिल लाए गए। 2 बिल इससे पहले ही पास हो चुके हैं जो कि खेती से संबंधित हैं, विद्युत सुधार अधिनियम और रासायनिक दवाइयों पे प्रतिबंध लगाने का अधिनियम। ये 2 पहले ही पारित हो चुके हैं और न किसानों को न मीडिया को उससे कोई लेना देना नहीं, पता भी नहीं चला लोगों को। और अभी जो हालिया 3 बिल पारित हुए वो भी शायद किसानों को उतना पता न चलता अगर राज्यसभा का वो अभूतपूर्व हंगामा ना होता। देखो, कोई भी चीज आती है तो 2 चीजों पे, पहले उसके गुण दोष के बाद में जाए, पहले नियत पे जाए। क्योंकि कानून भी, कोई भी कार्य अगर घटित होता है तो उसके पीछे नियत देखती है। ये जिस तरह से ये बिल आए, 5 बिल पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, ठीक है, तो हम क्रोनोलॉजी को समझे कि पिछले 5 सालों में, 6 साल कहूंगा मैं, 6 साल में सरकार ने केवल 1 बिल लेके आई थी, भूमि सुधार अधिनियम, जो किसानों से संबंधित था, जिसे कि किसानों के भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। और उसके बाद अचानक कोरोना के समय, जब कि पूरा देश एक दड़बे में बदल गया है, अपने अपने घेरे में कैद है, ऐसे समय दूसरी तरफ जब आप कह रहे हैं कि चीन आपके ऊपर चढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विपदा 2 तरफ से आ रही है, सीमाओं की तरफ से आप कह रहे हैं आ रही है, और कोरोना के जरिए, ऐसे समय आप 5-5 बिल कृषि सुधार के नाम पे लाते हैं, वो भी बिना किसानों से चर्चा की। किसानों को आप उपहार बता रहे हैं, दे रहे हैं, और वो बिलों पे जब पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग, जो एक जमात है किसानों में जो थोड़ा बहुत जागरूक है, मैं नहीं मानता कि अभी भी भारत का किसान जागरूक है। गांव बिहार का किसान बिल्कुल भी जागरूक नहीं है सर, उसको पता ही नहीं किसानी का अधिकार क्या होते हैं, राइट ऑफ फार्मर्स क्या है। बिल्कुल, अगर जागरूक होता तो इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि बिना किसानों से चर्चा किए ये बिल ला पाते। भाई, आप हमारे लिए ला रहे हो, वी आर द स्टेक होल्डर। हम अगर स्टेक होल्डर हैं तो पहले हमसे भी तो पूछते कि हम क्या चाहते हैं। और ये जो बिल ले आए हैं, ये लाने के पहले इन्होंने उद्योग, व्यापारी जो संगठन है, उद्योग और व्यापार के जो संगठन हैं, उन संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की, और उन्होंने इस बिल को सुनने और पढ़ने में पहली नजर में बहुत सारे इसके जो उपबंध हैं, प्रावधान हैं, बड़े लुभावने लगते हैं कि साहब अब पूरे देश में किसान बेच पाएगा, पूरा देश एक बाजार बन गया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं राजाराम त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय किसान महासंघ के चेयरमैन हैं, आईफा। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो कभी तो किसानों को पूरे देश में बेचने पर पाबंदी तो थी नहीं? पहले भी नहीं थी। पूरे देश क्या, एक्सपोर्ट पे भी कोई पाबंदी नहीं थी। महाराष्ट्र में महाग्रेप किसानों का एक संगठन है, उसने अंगूर पिछले 20 साल से बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रूरल एरिया के किसानों को देखते हैं, वो बेचारे ट्राली का इंतजाम नहीं कर पाते, तो देश का भ्रमण कैसे करेंगे? जी हाँ, तो वही मैं ला रहा हूं कि एक तो इनको पास करने के तरीके पे किसानों को शंका हुई, और कि अचानक ऐसी क्या हड़बड़ी आ गई कि आप पारित किए। दूसरा, हमसे चर्चा तक नहीं किया। और उसके बाद किसान इतने आंदोलित होने के बावजूद हम लोगों ने, मुझे ख्याल है ये जून के पहले हफ्ते में जब इन्होंने अध्यादेश लाया था, अधिनियम नहीं बना था, तो 13 जून से लगातार मैं अखिल भारतीय किसान महासंघ की ओर से और भी बहुत सारे लोग लगातार लिखते आ रहे हैं। कम से कम दर्जनों लेख मैंने लिखे। उसमें मैंने एक एक इनके उपबंधों के बारे में बताया कि बड़ी विनम्रता पूर्वक कि श्रीमान, इन उपबंधों से किसान कंगाल हो जाएंगे। ये उपबंध केवल व्यापारियों के हित में बने हैं। आप इसको थोड़ा ऐसा बनाओ कि किसान जो है वो भी अपनी जान बचा सके। अपने बहुमत के दम पे या सत्ता के मद में ये इतनी चूर हैं कि ये किसानों से बात करने को खाली नहीं। और अभी तो आप देखिए कि आप कह रहे हैं किसान आंदोलित हैं। कल एक सूत्र आया प्रधानमंत्री जी का, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बिल बेहद जरूरी है, और अब
भाजपा के कार्यकर्ता जाके किसानों को समझाएंगे। और कैसे समझा रहे हैं? जैसे ही कल इन्होंने कहा, बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसानों पे वहां पे जो विरोध रैली निकाले उनको लाठियों से समझाया। कहीं पुलिस लाठी से समझा रही है हमको और कहीं पार्टी के कार्यकर्ता लाठियों से समझा रहे हैं। तो ये समझने समझाने की रिवायत हमारे देश में नहीं रही। जनतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जहां मैं बार बार अपील करता हूं कि आंदोलन अहिंसक रहे, शांतिपूर्ण रहे, वहीं मैं चाहता हूं कि सरकार, अगर हमारा विरोध प्रकट करने का अधिकार है तो ठीक है, करे, हम देखेंगे। अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, हम तो आज भी हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि साहब आप बैठो, इसमें क्या क्या कमियां हैं हम आपको गिनाएंगे, इनको दूर कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे आपके बिल का। अगर आप हमारे हित में लाए हो तो हम क्यों नहीं स्वागत करेंगे। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इजहार मुझसे करेंगे या मेरे पड़ोसी से करेंगे? निश्चित रूप से आपसे की जाएगी। तो फिर जब किसानों से संवाद नहीं हो रहा है, किसानों के हित की आप बात कर रहे हैं, किसानों से अभी तक इतने आंदोलन के बावजूद सरकार ने संवाद बेहतर नहीं समझा, कार्यकर्ताओं को भेज रही है, वर्कर्स को भेज रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आईफा के चेयरमैन ने जो संस्थापक हैं एमजे खान साहब, 3 दिन पहले मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह साहब से हमारी बात हुई है और उम्मीद है कि सरकार संवाद अगले 2-3 दिनों में करेगी, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो गतिरोध आया है ये सरकार की तरफ से ही आया है, किसानों की तरफ से कोई गतिरोध नहीं आया। और किसानों ने ही इनको ये भूल जाते हैं कि देश में सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों का है। और कोई भी सरकार अगर कुर्सी पे बैठी है तो किसानों के वोट से बैठी है। और अगर वो किसानों का हित चिंतन नहीं करेंगे, वो व्यापारी और कारपोरेट का हित चिंतन करेंगे, तो यही किसान इनको कुर्सी से नीचे भी उतारेंगे। इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमारा बार बार हम कहते हैं हमारा कारपोरेट से, मैन्युफैक्चर से, इंडस्ट्री से, व्यापारी से कोई हमारा झगड़ा नहीं है। हम एक विन विन सिचुएशन चाहते हैं। हम एक चाहते हैं कि बिल ऐसा लाओ कि किसानों के हित में हो, व्यापारियों का भी हित हो और देश का भी हित हो, हम तीनों के हित के लिए। और ये असंभव नहीं है भाई। जब मंडी कानून आया था तब भी किसानों की भलाई के हिसाब से आया था। अब आप कह रहे हो मंडी के कानून में इतनी खामियां हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए। तो आप 6 साल में आपने उन खामियों को दूर करने में एक कदम भी बढ़ाया क्या? दाएं बाएं की बात नहीं, मुद्दे की अगर बात करो तो आप मुझे बताओ कि किसान को आप ये कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आप सुधार करके कि किसान भंडारण कर सकेगा। आपके देश में 84% किसान 4 एकड़ से कम के हैं। 4 एकड़ से कम का किसान खाने के बाद जो बेचता है थोड़े बहुत, क्या 20 क्विंटल धान, गेहूं, मक्का लेके किसान कहीं जाके बेच सकेगा? आपने लगाया था बिहार में ये कानून, 1.5 दशक हो रहा है, 15 सालों में बिहार के किसानों की दशा क्या सुधरी? और आज की बात करो तो बिहार का जो मक्का है वो 18 रुपये 50 पैसे के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद 10 रुपये में बिक रहा है, आधे कीमत पे बिक रहा है। तो यही कानून तो हाँ पहले से लागू है। जब उसका हश्र आप देख सकते हो, उनको तो छूट है कि पूरा अपने माल को पंजाब में जाके बेचे, लेकिन बिचौलिया बिहार के मक्के को खरीद के पंजाब में ज्यादा कीमत पे बेच के मुनाफा कमा रहा है। किसान के पास कहाँ क्षमता है? आपने एक ट्रेन चलाई थी ना अभी चुनाव के समय, 7 अगस्त को चलाई थी बिहार से, किसान एक्सप्रेस। आप बताइए उसके जरिए कितने किसान लाभान्वित हुए? 1 महीने का तो टाइम है, 1.5 महीने का, 90 दिन ट्रायल के लिए बहुत होता है, आप पता करिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी इतनी बड़े परिवर्तन के पूर्व पहले इसके गुण और हानि, इन दोनों के बारे में क्वालिटेटिव। आप क्या देख पा रहे हैं, सरकार किसानों से बातचीत में अभी भी क्यों डर रही है, क्यों बच रही है? देखिए, मुझे तो दीवार पे लिखी इबारत पढ़ने में आ रही है, सरकार नहीं पढ़ पा रही अलग चीज है। किसान वो कौम है जो अपने एक इंच जमीन के लिए 1 इंच जमीन के लिए 20 साल केस लड़ता है, समझिए। और उसकी जमीन लेने की कोई भी साजिश अगर कोई करेगा तो इस देश में आप मान के चलिए सत्ता तो दूर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। एक चीज हमने और देखा था, संसद में स्वर्गीय मुनव्वर सलीम साहब ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था कि किसान का आलू 2 रुपए किलो बिकता है, लेकिन वही चिप्स 200 रुपए और 1000 रुपए किलो बिकती है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? किसानों के साथ क्यों ऐसा शोषण होता है? देखिए, ऐसा है कि हमने
खेती किसानी को इस देश में प्राथमिकता पे कभी नहीं रखा गया। गांव में प्रसंस्करण होता, अगर आलू का चिप्स गांव में बने, चिप्स बनाना कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, छोटे से जगह हो सकता था। अगर गांव में प्रसंस्करण को हम बढ़ावा देते कि आलू को सोलर ड्रायर होता और चिप्स बनाने की छोटा सा, और गांव में शायद प्योरिटी की गारंटी भी ज्यादा होती। हाँ, तो अब हुआ ये कि अगर समझिएगा, इस चीज को किसान भी नहीं समझता कि फंसता कहाँ है। वो फंसता यहाँ है कि अगर आप आलू को 2.5 रुपए में बेचोगे तब तो आप किसान, और यदि उसका चिप्स भी ना के किसान का पूरा परिवार और बेटा मिलके चिप्स बेचता है तो उस पर टैक्स लगेगा। कच्चा माल बेचोगे तब तो आपको इनकम टैक्स से, जीएसटी से छूट है, और यदि उसका प्रसंस्कृत करके आप माल बना के बेचते हो तो दुनिया भर के टैक्स मुंह बाए खड़े हैं। अब छोटा किसान है तो वो कैसे करे, बड़े व्यापारी हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, दुनिया भर के नियम है, जो लेबल का अधिनियम, FSSAI का, GMP का सर्टिफिकेट, इतना कुछ लगता है कि छोटा गांव का जो प्रसंस्करण करने वाला छोटा उद्यमी है, वो समझ लीजिए 1 लाख उद्यमी में 1 उद्यमी जिंदा बचता है, बाकी 99,999 उद्यमी ये जो सिस्टम है मार डालता है। जो जमीन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्या कह रहे हैं, सेवाएं, कृषि सेवाएं, सेवाएं शब्द बेवजह नहीं जोड़ा है। सेवाएं यानी सर्विस, सर्विस सेक्टर में अगर ये आया, सर्विस सेक्टर में अगर ये आ रहा है तो सीधे सीधी बात है कि उस पर टैक्स लगेगा। सर्विस सेक्टर पे 18% GST है, 18%। तो कल को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे उनको भी निश्चित रूप से समझ लीजिए गवर्नमेंट टैक्स के घेरे में ला रही है, और इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी इनकम टैक्स से आ रहे हैं। आप देखते हैं कि राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से कुचल रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जारी है। मेरे पास ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो इनकी नीयत में जहां कमी हमें दिख रही है, हम बार बार बताने जा रहे हैं कि साहब प्रसंस्करण अगर आप चाहते हो कि आलू जो है 2.5 रुपए का, पिछले साल 2 रुपया 70 पैसे में किसानों का आलू बिका है उत्तर प्रदेश में, और अभी आप देख रहे हैं 35 रुपया किलो बिक रहा है, कहीं 40 रुपए भी है। तो ये 1 रुपया का 2 रुपया होना बात समझ में आती है, 1 रुपये का 6 रुपया होना सट्टा होता है, और 1 रुपया का 20 रुपया होना हमारे देश में व्यापार होता है, और वो किसानों के उत्पाद के दम पे होता है व्यापार। ये व्यापार नहीं है। आपके जो बिल हैं इनमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो किसानों को मार डालेंगे। हमने इस पूरे उसमें एक चीज समझी है कि किसान ये चाह रहा है कि कम से कम आप MSP की गारंटी कर दो, जो MSP से कम कीमत पे खरीदेगा उसको जेल भेजने का प्रावधान करो। व्यापारी और किसान दोनों के बीच का रिश्ता सरकार के नियमों ने कसाई और गोश्त का बना रखा है। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदी को अपराध नहीं माना जाता, जब तक किसान के दाना दाना खरीदने की गारंटी नहीं देते, तब तक वास्तव में किसान इतना कमजोर है वो नहीं बेच पाएगा। आप समझिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चाहे मार्केटिंग का एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट लाइए, किसान का पलड़ा बहुत ही हल्का है और व्यापारी का पलड़ा बहुत भारी है। उसके पास वकील है, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सरकारी अधिकारी उसकी सुनेंगे। तो अगर सरकार किसानों को भला चाहती है तो बराबरी के लिए उसको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अफसोस हम सरकार को हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं देख पा रहे हैं, ये हम व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं। यही कारण है कि हमारी शंकाएं भी बढ़ी हैं और साथ ही साथ आंदोलित भी। आगे की क्या रूपरेखा है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों ने, आईफा ने कहा कि जो जहां पर है, क्योंकि कोरोना है और कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, और सरकार ने शायद इसे ही सबसे सही उचित समय माना है ये अधिनियमों को लागू करने के लिए, कि किसान घर से निकल नहीं पाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके अपनी जान जोखिम में डाल के कई जगह किसान निकल रहे हैं सड़कों पे। हमने कहा कि भाई विरोध जो है, पहली बात तो अहिंसक तरीके से ही हम करेंगे। हमारे बीच कई बार असामाजिक तत्व घुस के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई हम हर हाल में इस आंदोलन को अहिंसक ही बनाए रखेंगे। सरकार भले आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए कार्यकर्ताओं को लक्ष्य लेके भेज रही है, लेकिन हम शांति और अहिंसा के साथ ही चलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, ये हम इनको एहसास दिलाएंगे कि जो किसान के साथ नहीं है वो सत्ता पे नहीं बैठेगा। जितने चुनाव आने वाले हैं, चाहे स्थानीय निकाय हैं, जितने भी चुनाव आने वाले हैं, सर मेरा पूरा विश्वास है कि किसान इनको हाशिए पे खड़े कर देंगे। मैंने देखा है गांव में घर वालों की जो मेहनत है, पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, उसकी मेहनत की कोई मजदूरी नहीं मिलती है। जो मजदूर रखे जाते हैं उनको मजदूरी दी जाती है।
और उसके बावजूद अगर आपके पास 20 बीघा खेत है तो 80-85 हजार रुपए उसमें लागत आ जाती है, 1 लाख रुपए के आसपास, और बिकता कितने में? 1.25 लाख में। मतलब 25,000 रुपए के लिए आपको 6 महीना 3 महीना वेट करना पड़ता है। ये 25,000 तब आपको हासिल होंगे जब ऊपर वाली की रहमत रहे, पानी भी गिरे, बीमारियां भी आपको बख्श दें आपकी खेती को, और खलिहान में आपकी फसल खराब ना हो, खेतों में ना हो, और बाजार तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये 3 जो बड़े जोखिम हैं, वो जोखिम आज तक कोई नहीं उठा पाया। इनकी जो बीमा कंपनी आई, वो तो जितना बीमा का प्रीमियम लिया उतना भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। 5 लाख की गाड़ी का हम 5,000 अगर बीमा देते हैं, अगर कुछ नुकसान होता है तो 2 लाख तो देती है। यानी समझ लीजिए कि 20 गुना तो मिला हमें, लेकिन हम 2,000 रुपया बीमा देते हैं तो 1,000 रुपया बीमा कंपनी हमें मुआवजा देती है अगर फसल खराब हो जाती है। तो जितना प्रीमियम लूट के ले जाते हैं किसानों को, उतना भी पैसा नहीं देते। आंकड़े सामने मौजूद है मेरे पास, मैं आंकड़े गिना सकता हूं कि किन किन राज्यों में इन्होंने लूट मचाई है। अरे बीमा कंपनियों को कोई सपना नहीं आया कि चलो भारत के किसानों का भला करें, वो केवल पैसा कमाने आई। हमें सरकार को ये देखना चाहिए कि इनके देश के किसान जिंदा रहें। सवाल केवल इकोनॉमिक्स का नहीं है सर, सवाल हमारी थाली की रोटी का है। और रोटी कितनी कीमती है सारे अर्थशास्त्र पे भारी पड़ेगी। जब रोटी नहीं होगी तो सारे सिद्धांत भूल जाएंगे। ये राजनीतिक न चेत रहे, ना पार्टियां समझ रही हैं, ना व्यापारी समझ रहा है। 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है, कब तक आप इंपोर्ट करके खिलाएंगे? ये बड़े दुख की बात है त्रिपाठी जी कि 1 किलो चावल जो हम गांव में 10-12 रुपए में खरीदते हैं, जब हम शहर आते हैं तो वही हमारा चावल यहाँ जो है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 रुपया किलो बिकता है। ये क्या कैलकुलेशन है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ लाभ कमाने की होड़ है। जिसके पास जितने ज्यादा साधन है और जो जितना ज्यादा साधन संपन्न है वो ज्यादा लाभ कमा रहा है। हम एकदम ऊंचे से देखें, जो सबसे बड़े इस देश के व्यापारी हैं, सबसे बड़े देश, किसी का नाम नहीं लूंगा, उनका जो है सकल उनके पास जो संपत्ति है उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई पिछले साल, जबकि ये देश का जीडीपी 27 और 29% से नीचे जा रहा है। ये दर्शाता है कि जो जितना साधन संपन्न है उतना ज्यादा फायदा कमा रहा है। तो किसान जो है सबसे कम साधन संपन्न है, तो किसान का फायदा लूटा जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जो धान की है 22 रुपया 21 रुपया समर्थन मूल्य है, चावल अगर देखें तो 30 रुपया लागत अगर आती है, 30 रुपया का अगर 150 रुपये में बिकता है तो बीच का पूरा मार्जिन साधन संपन्न लोग खींच के ले जा रहे हैं। पहले था कि फसल खलिहान से घर आती थी, अब घर नहीं आती, खलिहान से बिक जाती है, खेतों से बिक जाती है फसल, क्योंकि दुनिया भर के दबाव है, आर्थिक दबाव है, कर्जा चुकाना है, अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीदना है, दवाई खरीदनी है। तो किसान के पास भंडारण क्षमता है ही कहाँ? कौन सी भंडारण क्षमता आप हमको दे रहे हो? किसान के पास ये क्षमता ही नहीं कि पूरे देश में ले जाके बेचे। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले क्या होता था, कटाई होती थी, खलिहान में आता था, खलिहान के बाद घर में आता था, बिल्कुल सुखाते थे, फिर चावल बनाते थे, तो कुछ कम भी मिल जाता था, कुछ भूसी भी मिल जाती थी, कुछ और चीजें मिल जाती थी। कुछ नहीं मिल रहा, सीधे सीधे धान बिक जाता है। निश्चित रूप, यही मैं कह रहा हूँ। तो इस सिस्टम को हम लोगों को ही मिल बैठ के सुधार सकते हैं। अगर सरकार वास्तव में खेती किसानी को की भलाई की बात करती है, किसानों के साथ बैठे, तो हम भी राजनीति को अलग रखें। जैसे कई बार अभी मैं सुनता हूं कि जिस नेता को कहे वो बोलता है कि कांग्रेस भड़का रही, फलानी पार्टी भड़का रही। भाई राजा राम त्रिपाठी तो कांग्रेस के समय भी कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। तब कांग्रेस कहती रही होगी कि बीजेपी के आदमी है। जिस दिन ये संसद में बैठे हुए लोग समझेंगे कि उनकी रोटी से सीधा रिश्ता, उनकी रोटी सीधा रिश्ता किसानों से, और ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संसद को घुसते समय चूमा था, अगर एक बार भी वो सोचेंगे कि संसद जो है ये किसानों के पसीने पे चलती है, एक बार अगर सोचेंगे तो ये तीनों बिल पे फिर से विचार करेंगे, मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।